अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और मैं हूं सहरिश सलीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आजकल कोई भी गुफ्तगू का आगाज़ मौसम की बात किए बगैर नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप सर्दी ठंडी ठंडी जो है जिस तरह से मीठी मीठी सर्दियाँ एंजॉय करें। बहुत थोड़ा सा टाइम होगा मौसम का इस सर्दी का, इसके बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और एक लंबा सीज़न इसके बाद हम तपता हुआ जो है वो सीज़न देखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ कल होने वाले PSL सीज़न 11 की ऑक्शन हुई थी 2 टीम्स को लेकर, और जिस तरह से हमने देखा कि एक खूबसूरत तकरीब मुनक़िद की गई थी इस्लामाबाद में जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में, और मेरे साथ साथ आपने भी इस तकरीब को एंजॉय किया होगा। अगर हम बात करें 2 नई टीम्स की जो कि हैदराबाद और सियालकोट का बाज़ाब्ता इजाफा किया गया है PSL सीज़न 11 में, और इस नीलामी में 9 पार्टीज़ ने हिस्सा लिया था। FKS ग्रुप ने 175 करोड़ रुपए में 7वीं टीम खरीद कर हैदराबाद को मुंतखब किया है, जबकि ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए की बोली देकर 8वीं टीम हासिल की है और सियालकोट को अपना शहर मुंतखब किया है। यूँ दोनों टीम्स मजमूई तौर पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुई हैं और PSL की टीम्स की तादाद 8 हो चुकी है। इस मौके पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, PSL CEO सलमान नसीर और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर भी मौजूद थे। PSL सीज़न 11 का इनेकाद 26 मार्च से 3 मई 2026 तक होगा। आज हम इन अहम पेशरफ्त के हवाले से और इसके साथ साथ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी T20 सीरीज़ पर भी गुफ्तगू करेंगे। पहले मैच में कामयाबी के बाद पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो चुकी है और आज शाम होने वाले दूसरे मैच में फ़तह की सूरत में ग्रीन शर्ट्स सीरीज़ अपने नाम कर सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। शाकिर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त किया। कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। शाकिर साहब, कल मैंने मेरे साथ साथ आपने भी देखी होगी तकरीब जो कि PSL सीज़न 11 की 2 टीम्स के हवाले से थी। बहुत ही खूबसूरत वो तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस तरह से हमने एंजॉय भी किया उस पूरी ऑक्शन को। कितना पॉजिटिव समझते हैं कि सरमायाकार जो हैं वो आगे बढ़े हैं, टीम्स में इजाफा हुआ है, जिस तरह से बोली लग रही थी वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। देखिए बिल्कुल, कल से ऑक्शन में मैं खुद भी मौजूद था, उसको कवर भी किया एज अ जर्नलिस्ट। और हौसला अफजा इसलिए है कि आपको तकरीबन 3 अरब 60 करोड़ में 2 टीम दिखी और वो 2 टीमों की जो कीमत है वो PSL की बाकी 6 टीमों की कीमत के बराबर है। इसका मतलब है कि 10 साल के अंदर PSL ने ग्रो किया है, इतना ग्रो किया है कि वो 6 टीमों की कीमत में आप 2 नई टीमें जो है वो बेचने में कामयाब हो गए। और जो एक जो इन्वेस्टर का एतमाद और खास करके इस कल की बोली की जो खास बात थी तो ये थी कि दोनों जो ग्रुप जिन्होंने टीमें खरीदी हैं, अमेरिकन ग्रुप और फिर ओजी ग्रुप जो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप है, उन्होंने इससे ये भी साबित होता है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, पाकिस्तान में काफी इंटरेस्ट ले रहा है, उसका जो एतमाद बहाल हुआ है। खास करके हमने देखा कि जो PIA की ऑक्शन हुई कुछ दिन पहले, उसमें भी एक अच्छी खासी रकम जो है वो कौमी खजाने में गई है। तो एक हौसला अफजा इस हवाले से है कि PSL के हवाले से बातें हो रही थी, शायद ब्रांड वैल्यू इस ब्रांड की खराब हो गई है, PSL की जो है वो वर्थ कम हो रही है। तो वो जो टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स जो पहली दफा 8-10 करोड़ में बिकी थी, एक टीम 8-10 करोड़ में बिकती है और दूसरी टीम तकरीबन 2 अरब रुपए में जाकर बिकती है 10 साल बाद। ये बहुत बड़ी तरक्की है PSL के हवाले से और हम उम्मीद है कि जिस तरह से 6 टीमों के साथ PSL के हमने 10 सीजन एंजॉय किए, 2 नई टीमों की इंडक्शन और 2 अहम शहर देखिए, का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद और सियालकोट दुनिया भर में पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स गुड्स के हवाले से एक शिनाख्त है सियालकोट, उसकी टीम का आना बड़ा जबरदस्त और हौसला अफजा और इसको मैं ओवरऑल पॉजिटिव ही कहूँगा जिस तरह की एक ऑप्शन। शाकिर साहब, बात करें आप सियालकोट की, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हो सकते हैं सियालकोट में? सबसे पहले तो हमें शोएब का नाम जहन में आता है। देखिए सियालकोट के ज़रा सियालकोट स्टैलियन के नाम से एक टीम माजी में भी जो है हमारे डोमेस्टिक सर्किट में रही और बड़ी तगड़ी T20 टीम थी और सियालकोट ने हमेशा T20 के हवाले से बड़े तगड़े प्लेयर पैदा किए हैं। सियालकोट के ऑनर से ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जब वहाँ बात हुई, जिन्होंने टीम खरीदी है, तो वो कोशिश करेंगे कि शायद बाबर आजम को वो सियालकोट के लिए लें और वो इसमें इंटरेस्ट शो कर चुके हैं पहले से। अब देखना है कि PCB जो PSL की एक पॉलिसी है कि क्या शावर जल्मी और जावेद अफरीदी बाबर आजम को रिटेन करते हैं, उन्हें रिलीज करते हैं। उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशन और ख्वाहिश है कि वो ज़ाहिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू है बाबर आजम की, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब वो तकरीबन 1 अरब 75 करोड़ में जब उन्होंने टीम खरीदी है तो वो ख्वाहिश भी रखते हैं कि बड़े प्लेयर के साथ वो जाएं और बाबर आजम के। लेकिन इस सवाल से काफ़ी कबल वक्त है कि कौन कौन से प्लेयर क्या होंगे। ज़ाहिर है प्रॉपर उसके लिए भी एक ड्राफ्ट आएगा, लोग
तमाम जो ऑनर्स बैटिंग और टीमों को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे जब दो नई टीम्स आई हैं, तो नई टीम का मतलब है 18-18 प्लेयर्स का दो नई जो स्क्वाड बनेंगे। उन 18-18 प्लेयर्स मतलब 36 प्लेयर अब पीएसएल में उनको दाखिला मिलेगा। और अगर फॉरेन प्लेयर दोनों टीमें 12-13 रखती हैं, तो उसके अलावा भी पाकिस्तानी जो टैलेंट है उसको 20 से 24 प्लेयर पाकिस्तानी अब पीएसएल सर्किट में दाखिल होंगे। ये बड़ी कामयाबी है, नए टैलेंट को वहाँ जो है वो शोकेस करने का मौका मिलेगा। तो पीएसएल की अब हैदराबाद की टीम के जो ओनर हैं उन्होंने भी काफी पुरस्माद थे कल, जब उन्होंने बात की है कि उनका एक बचपन का ख्वाब था ये कि वो पीएसएल की टीम खरीदें, पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वेस्ट करें और वहां पर आए। और उनको सपोर्ट करने के लिए जो पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो भी वहाँ मौजूद थी, और वो भी बड़ी खुश थी कि जिस तरह का एक बाकी शोबों में इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका का एक कुर्बत आ रही है। क्रिकेट भी क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप वहाँ हुआ यूएसए में, मैं वहाँ मौजूद था, जिस तरह का क्रिकेट में इंटरेस्ट फ्लोरिश कर रहा है यूएसए में, ये बड़ी हौसला अफजा बात है। दोनों बड़ी तगड़ी इन्वेस्टर पीएसएल के अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया है पैसा भी, यकीनन वो एनर्जी, वो एक्सपीरियंस भी लाएंगे, जिससे पीएसएल का जो ब्रांड वैल्यू भी बेहतर होगी और स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट भी बेहतर होगा। अच्छा शाकिर साहब, जहाँ तक बात है दो नई टीम्स की, अगर देखा जाए तो नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका भी मिलेगा, एक गेम चेंजर नए वेन्यूज इनके लिए साबित हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि 8 टीम्स हैं, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी चाहिए होंगे, तो क्या पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है? देखिए सारिश, आप अगर रिसेंट पास में देखें तो पाकिस्तान की इमर्जिंग जो एशिया कप था उसमें पाकिस्तान के लड़के जीते। अंडर 19 में हमने इंडिया को फाइनल में हराया। तो ये एक वाज़ह सबूत है कि पाकिस्तान का जो रॉ टैलेंट है, जो नीचे से हमारी नर्सरी है, वो इतनी बुरी नहीं है पाकिस्तान में। क्योंकि क्रिकेट को मोर देन स्पोर्ट्स लिया जाता है और वन स्पोर्ट्स नेशन है पाकिस्तान। मेनली तमाम लोग क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट देखते हैं। इस हवाले से उस नर्सरी की कमी नहीं है, उस टैलेंट की कमी नहीं है। मैं समझता हूँ 2 के बजाय अगर 4 टीम भी हों, इतना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है कि अच्छी कम्पिटिटिव जो टीमें बन सकती हैं। तो मैं इसलिए भी बड़ा खुश हूँ। कल जो ओपनिंग ये जो ऑक्शन है, उससे पहले 2 टीमों को जो है वो प्राइज दिए गए। एक वो जिन्होंने हांगकांग 6 जीता और दूसरे जिन्होंने इमर्जिंग। तो वो टैलेंट यकीनन ये देख रहा होगा कि अब हमने एक इंटरनेशनल सिनेरियो में परफॉर्म कर लिया है। अब अगर डोमेस्टिक सर्किट और खास करके जो पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड है, सबसे बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट है, तो इसमें उनकी उम्मीद और नजरें होंगी कि अब 2 टीमें आने के बाद हम जो इंटरनेशनली परफॉर्म कर चुके हैं अपने मैचेस में, तो उन्हें मौका मिलेगा। तो मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि इन 2 टीमों के आने से वो टैलेंट जिसको 6 टीमों में जगह नहीं बनती थी, वो डिजर्व करता था कि वो लीग खेले, अब उनको मौका मिलेगा। और इससे इस जो लड़के नए आएंगे टीमों में, जो खेलेंगे, हम टीवी पे उनको देखेंगे, जब पीसीबी में बैठे हुए सिलेक्शन बोर्ड के लोग उनको देखेंगे, तो फिर एक नया टैलेंट पाकिस्तान की टीम की जो मेन टीम है उनको भी मिलेगा। और उससे पाकिस्तान का जो ओवरऑल एक मेन टीम का लेवल थोड़ा सा कुछ अरसे हम देख रहे थे डाउन जा रहा है, इसको भी एक नई एनर्जी जरूर इससे मिलेगी। बिल्कुल, जो हमने देखा है जिस तरह से राइजिंग स्टार्स ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था कल, उनको इनामात भी दिए गए जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें 8 टीम्स अगर हो गई हैं, तो आप क्या फ़ैन इंगेजमेंट देख रहे हैं इस वक्त के, जो पाकिस्तानी हैं वो किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं अपनी सीज़न 11 को? यकीनन हम कल इस बारे में जब ऑक्शन हो रही थी तो ये जरूर सोच रहे थे कि जो 6 टीमें जो 10 साल से इस सर्किट में हैं, उनकी अपनी एक फैन बेस है, उन्होंने अपना फैन क्लब बनाया हुआ है। लेकिन जो 2 नई टीमें आ रही हैं, उनको उस फैन बेस को, उस फैन क्लब को चैलेंज करने के लिए एक बड़ा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो फैंस की एंगेजमेंट 2 बड़े शहर में आपको बताया कि हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, एक बड़ी आबादी वाला शहर है, तो उसको एंगेजमेंट जरूर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि जो इंटीरियर सिंध के दीगर इलाके हैं वो इस टीम को ऑन करेंगे। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी टीम तो पेशावर की है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में बसने वाले पख्तून उसको ऑन करते हैं, और जहाँ जहाँ उनके मैचेस होते हैं वो जाके उसको देखते हैं और चीयर अप करते हैं। तो हैदराबाद की एक बड़ा शहर है, बड़ी उसकी आबादी है, तो उसके आने से भी पीएसएल के साथ लोग जुड़ेंगे। और सियालकोट की क्या ही बात है, सियालकोट तो क्रिकेट का हब रहा है, सियालकोट में स्टेडियम है, सियालकोट में इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। और इन दोनों टीमों के आने से, जिस तरह हैदराबाद का स्टेडियम, नया स्टेडियम बड़ा अच्छा स्टेडियम है, लेकिन उसमें इंटरनेशनल मैचेस नहीं है, उसको डेवलप करने की जरूरत है। जिन्होंने हैदराबाद की टीम खरीदी है, उन्होंने ये भी वहाँ अज़्म का अदा किया है कि वो उस स्टेडियम को अपग्रेड भी करेंगे, तो एक अच्छे वेन्यूज शामिल हो जाएंगे, जहाँ पर जब टीम्स बढ़ेंगी, वेन्यूज बढ़ेंगे, तो ज्यादा कलेक्टिव अप्रोच आएगी, ज्यादा लोग जुड़ेंगे इस सीरीज के, इस पीएसएल के साथ। तो मेरा ख्याल है
ब्रांड वैल्यू इस पीएसएल की अब नई टीम्स के आने से बढ़ेगी और एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अच्छा शाकिर, हम बात करें नई टीम्स की तो देखेंगे तो खिलाड़ी भी शामिल होंगे इसमें, और खिलाड़ी को रेट्स क्या होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़ैन एंगेजमेंट के लिए और कैंपेन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो आपको लगता है कि माली तौर पर इतना खर्च कर पाएंगी नई टीम्स? देखिए, जिन जिन कंपनीज ने 1 अरब 75 करोड़ और 1 अरब 85 करोड़ रुपया टीम को खरीदारी के लिए खर्च किया, यकीनन उन्होंने एक खास पॉकेट जरूर रखी होगी कि हमने प्लेयर्स ड्राफ्टिंग में भी जाना है, मार्केटिंग भी करनी है। जहां लोग 2-2 अरब रुपए लगा रहे हैं वो ऐसे तो उन्होंने मार्केट में नहीं फेंके, अपने पूरे गेम प्लान के साथ वो आएंगे और इतना उन्होंने क्वेश्चन जरूर रखा होगा कि जब इससे फर्दर हम जाएंगे तो उसकी तैयारी, उनकी पॉकेट खाली यकीनन नहीं होगी। तो हम तो पूरी उम्मीद है कि उनके इस तैयारी के साथ आएंगे और खास करके जब जो जो आप देखें ना, अमेरिकन ग्रुप है, एक जो है वो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, तो ये लोग निस्बतन ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं, वो ज़्यादा होमवर्क करते हैं, वो स्टैट्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मेरा ख्याल है उनकी तैयारी मुकम्मल है। उनके कल जब हम उनसे मिले भी टीम की खरीदारी के बाद, तो उनके जो बॉडी जेस्चर थे उससे लग रहा था कि वो बड़ा पुरजोश अंदाज में जो है वो आए। और जिस तरह की आप बोली अगर आप देख रही थी तो खासकर जो अमेरिकन ग्रुप था उन्होंने बोली के अंदर आप 1 करोड़ 2 करोड़ ऊपर दे सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 अरब 50 करोड़ बोला है तो मैं 50 करोड़ 52 बोलूंगा, वहां 15-15 करोड़ 20-20 करोड़ के जंप इन्होंने लगाए। जी। इतने एक्साइटेड थे इस हवाले से वो टीम, और ऐसा लगता था कि वो हर कीमत पर, बोली जहां तक जाती वहां तक जाते, हर कीमत पर उन्हें टीम्स खरीदनी थी। तो इस तरह के लोग जिनकी अप्रोच ये है, वो जो पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके आने से यकीनन स्ट्रेंथन होगी पाकिस्तान क्रिकेट भी, पीएसएल की ब्रांड वैल्यू भी बेहतर होगी और हम उम्मीद है कि वो अपनी फैन बेस, अपनी मार्केटिंग, अच्छे प्लेयर्स दुनिया भर से अट्रैक्ट करने में कामयाब होंगे। शाकिर, आप क्या समझते हैं कि पीएसएल के अलावा भी सरमायाकार जिस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतरी की अक्कासी करते हैं? देखिए, मोहसिन नकवी ने कल जो अपनी स्पीच की यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बात ये की कि ये पीएसएल की टीमें नहीं बिकी, ये फॉरेन इन्वेस्टर का पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना उनके बिल्कुल। एतमाद का भी मज़हर है कि पाकिस्तान अब एक बेहतर जो है वो सिमत पर गामजन है। हम 2-3 साल पहले देखते थे कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि ये डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा है और किसी वक्त भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन वहाँ से जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, यकीनन उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो मुल्क के अंदर ज़रूरत थी उसको भी लाया गया और वहाँ से इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हुई। तो अब पीआईए की बिडिंग और उसके बाद ये पीएसएल की बिडिंग, ये वो इंडिकेटर्स हैं, वो साइन है कि पाकिस्तान पर पीआईए के हवाले से जो लोकल इन्वेस्टर है उसने इन्वेस्ट किया और पीएसएल में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया। तो दोनों तरफ से एक पॉजिटिव साइन ये है कि पाकिस्तान के माशी इशारे बेहतर है, जिससे इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ राग़िब हो रहा है। और ये पीएसएल से हट के अगर आप देखें तो पाकिस्तान का ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसके लिए बड़ा एक खुशाइन इजाफा है। इस तरह लोगों का पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एतमाद करना, वो जो शुकूक व शुबात थे, वो डाउट्स थे, वो लगता है अब कम होना शुरू हो गया और ये एक अच्छी निशानी है पाकिस्तान की माशी तरक्की की। अच्छा शाकिर, बात करें अगर हम T20 सीरीज़ की, जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले मैच में परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है, क्या लगता है आपको कि दूसरा मैच में क्या प्ले कर सकते हैं वो? देखिए सारी ये सीरीज में इसको एज अ सीरीज नहीं देखता, क्योंकि इस बार T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया और श्रीलंका में होना है और पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं। उस तनाज़ुर में ये पाकिस्तान की तैयारी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी। और जिस तरह पहले मैच में ही श्रीलंका को इतना कमजोर हरीफ नहीं होता, लेकिन जब वो अपने मुल्क में खेल रहा होता है तो वाकई बहुत तगड़ी टीम होती है और उस टीम को पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट आउट क्लास किया। मतलब 19 ओवर में उनको ऑल आउट कर दें 128 पर चेस करते हुए बहुत आसानी से आप रन चेस कर गए हैं। तो पाकिस्तान का जो इस सीरीज में आगाज था वो जबरदस्त था और आज दूसरा जब मैच है तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि 3 मैचों की सीरीज को आज ही जो है फिनिश करे और 2-0 की जो है ना काबिल शिकस्त बर्तरी ले ले। सबसे अच्छी बात यह है कि T20 में हम देख रहे थे कि शादाब खान की इंजरी के बाद वो बाहर गए, जब वो वापस आए अपना पहला मैच ही खेलते हैं तो इतना अच्छा खेलते हैं कि पहले मैच में ही मैन ऑफ द मैच हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी साइन है। फिर साबज़ादा फरहान जिस तरह पाकिस्तान में ट्रायलिंग सीरीज थी उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पर भी उन्होंने कल जो पहले मैच में मैच विनिंग 50 की। तो इस तरफ सलमान मिर्जा की बात कर लें, उनको इंडक्ट किया जब बॉलिंग में, तो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नया टैलेंट है, नया खून है, नया जोश है, वो परफॉर्म करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा किया। वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस, तो ओवरऑल फील्डिंग में थोड़ा सा पाकिस्तान पहले मैच में थोड़ा कमजोर दिखाई दिया, लेकिन बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरफ से बहुत अच्छा डिस्प्ले रहा। और उम्मीद करता हूँ कि आज के मैच में कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान ऑल आउट जाए और सीरीज को तीसरे मैच में ले जाने के बजाय दूसरे में ही फिनिश करे। और ये एक अच्छी स्टेटमेंट पाकिस्तान की होगी उन टीमों के लिए जो बाकी टीमें पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में आके खेलेंगी,
कि पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी में है और होपफुली के सीरीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का एक जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ऐसे ही है। शाकिर, आपको क्या लगता है कि फील्डिंग का फैसला कितना बेहतर साबित हुआ है पाकिस्तान की? लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग भी बेहतरीन साबित हुई है। जिस तरह से उन्होंने अपना जो टारगेट था वो जिस तरह से अचीव किया, तकरीबन 16 थे उनके ओवर्स जिसमें उन्होंने 129 रन बना लिए थे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सलमान अली यागा का ये फैसला कि वो टॉस जीतकर अपनी बॉलिंग को जो है वो उस पर मौका देंगे और वो आपने देखा भी है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने पहले तकरीबन एक पावर प्ले में उनके 3-4 प्लेयर्स आउट कर लिए थे और वहीं से एक मोमेंटम पकड़ लिया था पाकिस्तान टीम ने, दबाव में कर लिया था होम टीम को और वो दबाव बहरहाल मैच के आखिर तक बरकरार रहा। T20 एक तेज फॉर्मेट है, इसमें जब मोमेंटम शिफ्ट होता है किसी टीम की तरफ और अगर वो मोमेंटम कैरी कर जाए तो मैच भी ले जाती है। और जिस तरह पहले मैच में हमने बॉलिंग की आगाज से ही देखे ना, आपको शुरू में सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम जूनियर ने विकेट्स ले लिए। जब शादाब खान आया उन्होंने जो है वो मेंडिस को आउट कर दिया, सबसे जो है उनके तगड़े प्लेयर हैं। उसके बाद टीम को उठने नहीं दिया गया और 128 रन पे उनको ढेर कर देना और ऑल आउट कर देना, ये बॉलिंग को बहरहाल इस पे दाद देनी पड़ेगी। और फिर चेस करते हुए बॉलर बैटर के लिए कोई बड़ा टारगेट भी नहीं था, वो बड़ा संभल के बड़ा अच्छा आगाज दिया। आपको तकरीबन 60 रन का अगर आप पावर प्ले में बना लेते हैं 128-30 रन को चेस करते हुए, तो ऑलमोस्ट आपने आधा मैच को पहले 6 ओवर में ही जीत लिया होता है। बिल्कुल ऐसे वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में जो हमने माजी में देखा कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप एक दिन चांद पे दूसरे दिन जमीन पे होते हैं, तो उसको थोड़ा सा बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। बहुत अच्छा हो कि हर मैच में, जिस तरह हमने पहले मैच में देखा फरहान ने बैटिंग की, बॉलिंग जब 2-3 अच्छी परफॉर्मेंस थी, हम चाहेंगे कि दूसरे मैच में कोई दूसरा प्लेयर जो है वो लीड करे, सामने आए और मैच विनिंग नॉक खेले, ताकि वन प्लेयर टीम ना बने, किसी एक पर हमारा जो आस्था और तकिया करे, जो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे। तो अगर टीम कलेक्टिवली जो है वो परफॉर्म करेगी, सारे अपना रोल प्ले करेंगे, तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी तैयारी के जाएगा सीरीज की। जिससे फखर जमान के हवाले से मुझे थोड़े से कंसर्न है, मैं जरूर बात करूंगा कि फखर जमान इस टीम का बैकबोन है T20 के हवाले से। वो इस टीम में सबसे इम्पैक्ट प्लेयर अगर है तो फखर जमान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पहले मैच में भी कोई अच्छे नहीं चले। ट्राई सीरीज जिससे पहले उसमें परफॉर्म 1 साल 1.5 साल से वो फखर जमान हमें नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान टीम जिसकी तवक्को करती है, जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है। लेट्स होप कि ये 2 मैचेस में वो कहीं अपना मोमेंटम वापस गेन कर लें, अपनी फॉर्म वापस ले आए, क्योंकि उनका फॉर्म में आना वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एग्रेसिव क्रिकेट की बात करें तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, वो होता है शाहिद अफरीदी का। उसके बाद हमारे स्टार खिलाड़ी हैं बाबर आजम। तो जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिछले कुछ अरसे से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं और प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमने देखा कि शाहिद अफरीदी इनको डिफेंड करते हुए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि इंसान है, गलती हो जाती है, माफ़ कर देना चाहिए, फिर भी ओवरऑल वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। नहीं, बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बल्कि बाबर आजम सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो आपके हवाले से बात भी होगी। और बाबर आजम कुछ अरसे से, जब से उनसे पहले कैप्टनसी दी गई फिर वापस ली गई, तो बड़ा अंडर प्रेशर चले आ रहे थे और उनको जब टीम से ड्रॉप किया गया, तो जब वापस भी लाया गया तो परफॉर्मेंस बेस वापस नहीं लाया गया। जिन लोगों को बाबर आजम की जगह खिलाया गया था वो नहीं परफॉर्मेंस दे सके, तो उनको वापस लाया गया। दूसरा केसीबी जो है वो, क्योंकि फैन बेस बहुत बड़ी है बाबर आजम की, वो कोई कमर्शियल एस्पेक्ट भी होते हैं कि इस प्लेयर को, जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसको आप टीम से ज्यादा देर बाहर भी नहीं रख सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बाबर आजम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं और वो अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने वहाँ 50s भी की, टीम को अपनी जिता भी रहे हैं, तो उनको वो जो वहां से अगर एतमाद वापस गेन करके कौमी टीम में आते हैं, तो वर्ल्ड कप में लग यही रहा है कि उनको वो लाजम व मलजूम है वर्ल्ड कप स्क्वाड में। जो चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आएगी हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ साथ बाबर आजम की भी। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बात करेंगे हम कुछ खेलों के मैदान की। तो खेलों के मैदान में पाकिस्तानी एक अहम कामयाबी जिसका अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान ने एशियन आर्म रेसलिंग में जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप में तारीख रकम की है। पाकिस्तान के आर्म रेसलर्स ने एशियन आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप में जिस तरह से कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया है और 2 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। दुबई में होने वाली ये चैम्पियनशिप में उस्मान बट ने बाएं हाथ की 85 किलोग्राम
किलोग्राम कैटेगरी में तलाई तमगा जीता है, जबकि दाएं हाथ की 85 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। मतीन आसिफ ने दाएं हाथ की 75 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। इवेंट में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले उस्मान बट हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो उस्मान बट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने इस तरह से चैम्पियनशिप जीती है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच। फीलिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि एशिया लेवल पे जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाना ये एक बड़ी एजाज़ की बात है। तो अल्लाह का शुक्र है। इसमें सबसे बड़ी जो कामयाबी है, एक तो मेरी कामयाबी, दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या लगता है कि ये तारीखी जीत है, नो डाउट, कितने चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा होगा आपको? बिल्कुल, इसमें ये स्टार्ट मैंने करियर किया था 2009 से मैंने स्टार्ट किया था करियर। इट्स अ लॉन्ग जर्नी 2009 टिल 2025। तो पहले तो इसको शौकिया खेलते थे, लेकिन जब पता चला कि इसकी फेडरेशन है, ऑफिशियल फेडरेशन पाकिस्तान आर्म रेसलिंग फेडरेशन, जो कि मिस्टर कैसर खान साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी 2009 में। उसके बाद इसको प्रोफेशनल करियर लेके चला। जाहिर सी बात है, उसमें कितने ही अप्स एंड डाउन्स आए। एक तवील अरसे में सबको मुश्किलात आती है, लेकिन उन मुश्किलात को साइड पर रख के, लेकिन जो फोकस था अपना उसको नहीं हटाया। उसमें फ़ोकस ये था कि अपनी स्पोर्ट्स करनी है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और जैसे जैसे आगे चलते रहे, फिर फेडरेशन अब तक जो है 4 नेशनल करवा चुके हैं, 12th एडिशन फ़ख्र पाकिस्तान करवा चुके हैं, और 10th एडिशन जो है मिस्टर पंजाब करवा चुके हैं, और मल्टी चैम्पियनशिप करवा चुके हैं, जिसमें जो अब तक करवा चुके हैं। उसमें उसके बाद फिर ये इवन के इसके दरमियान 2015 में इंडो पाक चैम्पियनशिप भी हुई थी, जो लाहौर में ऐवान इकबाल में हुई थी। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड लिया। तो इस पूरे तवील अरसे में कहने की बात यह है कि मुश्किलात भी आई, तकलीफ़ें भी आई। उन चीज़ों को साइड पे रख के और इवन के जो भी फंक्शन या फैमिली टाइम वगैरह उसको सेक्रीफाइस किया। अच्छा। फिर अपने स्पोर्ट्स को टाइम देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप तसलसल से लगे हुए हैं अपने गोल पे, उसको अचीव करने में, तो उसमें फिर अल्लाह ताला की मदद भी होती है और फिर आप वो चीज़ हासिल कर भी जाते हैं। अच्छा, खेलें तो और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपने यही खेल क्यों चूज़ किया? उसके पीछे क्या रीज़न था? उसमें जाहिर सी बात है, बहुत सी स्पोर्ट्स ही स्टार्ट में ही हेल्दी एक्टिविटी का शौक़ था। और जैसे ही जिम स्टार्ट किया, फिर पता चला कि बाकी स्पोर्ट्स भी है, लेकिन आप मिसाल ले लें, क्रिकेट की मिसाल ले लें, उसके लिए एक बहुत क्राइटेरिया पहले वो स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन इसमें आर्म रेसलिंग में जो है आपको उसमें भी एक्सपेंस है, लेकिन इतना नहीं है कि आप उसको एक टेबल है, उसकी डायमेंशन वगैरह टेबल तैयार करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, इसके भी इक्विपमेंट्स है जिसके लिए हमें ट्रेनिंग करना पड़ती है। ये भी एक ग्रास रूट लेवल से उठ के जब फेडरेशन ने इसको बनाया, एक ग्रास रूट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट से, प्रीविजन से, फिर लास्ट में जाकर नेशनल टीम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इसकी और वजह ये भी थी कि हेल्दी एक्टिविटी के साथ साथ जाहिर सी बात है ये ज़ोर जमाई का ज़ोर है, तो इस वजह से फिर वो स्ट्रेंथ फील की कि इस गेम में आना चाहिए। फिर मैंने इसको यूट्यूब पर सर्च किया। अच्छा। फिर वहाँ से ज़्यादा मुझे वो इसके बारे में क्रेज़ हुआ। आप क्या समझते हैं कि मेंटली फिट रहना इस खेल के लिए स्पेशली कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, मेंटली फिट। आप जब तक मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, तब तक आप जो है अपनी वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। जब तक आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप गिव अप नहीं कर सकते, ठीक है। और आपके जिस्म भी आपके साथ आपकी वो हेल्प करता है। तो मैं समझता हूँ कि मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें टैक्टिक्स भी है, टेक्निक के साथ टैक्टिक्स भी है। आपका मेंटल लेवल भी हाजिर होना चाहिए कि आप स्टेज पे गया खेलने, परफॉर्म करने गया, अगर एक टेक्निक नहीं लग रही तो दूसरी टेक्निक फ़ौरन आपके माइंड में क्लिक करती है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि मेंटली जो हेल्थ बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी जो अपने दुबई में खेला, कितना अरसा लगा इसकी मेहनत करने के लिए? इसकी पूरी तैयारी में कितना टाइम आपको लगा इस चीज़ को? किसी भी स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए कोई 6 से 7 माह दरकार होते हैं। इसमें तो उसमें हमें सिर्फ स्पेसिफिकली ट्रेनिंग करनी पड़ती है इसमें, क्योंकि डिफरेंट टेक्निक्स है। उसमें ये जॉइंट्स की गेम है, हमें जॉइंट्स ट्रेन करना पड़ते हैं। इवन एक मसल ट्रेनिंग भी है। वेट ट्रेनिंग तो मदर ऑफ ऑल गेम्स है, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, जो टेक्निक्स है, हुक है, टॉप रोल है, हर प्लेयर जो है अपनी टेक्निक के मुताबिक वो गेम खेल रहा होता है।
तो उस स्पेसिफिक जो मूव को ट्रेन करने के लिए उसमें हमें तैयारी करनी पड़ती है। एक कुछ 6 से 7 माह इसके लिए दरकार होते हैं। अच्छा, एक टीम में कितने लोग शामिल होते हैं? मेरे जहन में आ रहा है आप मतलब सिंगल होते हैं या कोई और भी साथ होता है? नहीं, इसमें वेट कैटेगरीज होती है। अच्छा। सीनियर मैन की जो वेट कैटेगरीज है 55 से लेके 110 प्लस है, यानी कि 11 कैटेगरीज है। और अगर हमने इंटरनेशनल बाय पार्टिसिपेट करना है तो हर कैटेगरी में से 2 प्लेयर जा सकते हैं। आप और मतीन गए थे? जी, मेरी -85 की थी और उनकी 75 की थी। ओके। तो उसमें एज ए टीम भी जाती है, लेकिन इंडिविजुअल भी जो होता है वो प्लेयर वो खेलता है उसमें। ठीक है, कोच का कितना किरदार होता है और उसमें टीम वर्क कितना काम करता है? कोच का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। मैं समझता हूँ कि कोच उन चीज़ों को देख रहा होता है जो प्लेयर खेलते हुए इग्नोर कर रहा होता है। वो आपको नीचे से बकअप कर रहा होता है, आपको पुश कर रहा होता है कि वो जाहिर सी बात है वो तो ग्राउंड देख रहा होता है ना कि चल क्या रहा है। हर प्लेयर तो सिर्फ उसके माइंड में ही होता है उसने खेलना, लेकिन जो कोच होता है वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे नहीं लैग कर रहा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो खेलना चाहते हैं, अगर आप उनको गाइड करना चाहें, इस चीज़ में आना चाहते हैं तो? अगर आर्म रेसलिंग में जी हाँ बिल्कुल, इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये एक इसका पूरा क्राइटेरिया ग्रास रूट लेवल से पहले वो डिस्ट्रिक्ट खेलेगा, प्रोविंशियल खेलेगा, फिर उसके बाद नेशनल। अब तो हर सिटीज़ में है इसकी जो आर्म रेसलिंग की जो मैनेजमेंट टीम है वो काम कर रही है, जो कि हर चीज़ को मैनेज करती है। फिर डिस्ट्रिक्ट से लेके जो वहाँ पे बाकायदा ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स की सूरत में फिर प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं, फिर जाके फिर नेशनल टीम में आ रहे हैं। आगे इंशाल्लाह मार्च में 5th नेशनल होने जा रही है इंशाल्लाह। उसके लिए ये सारे काम हो रहे हैं कि लड़के जो है ट्रायल्स दे रहे हैं, उसके लिए सिलेक्शन चल रही है टीम की। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्ट साहब और बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर से आपको। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। बात करें अगर हम लाहौर के चिड़ियाघर की, तो जो कभी तफरीह और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझा जाता था, बच्चों का वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता था, बच्चे जाते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन अब एक तशवीशनाक हकीकत जो है वो सामने आ चुकी है कि लाहौर चिड़ियाघर में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान कीमती और नायाब जानवरों की हलाकतें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से लेकर 2025 तक शेर, हिरन, रीछ, टाइगर, सफ़ेद शेरनी, नीलगाय और दीगर नायाब नस्ल के मजमूई तौर पर 70 जानवर अब तक हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जानवरों की ज़्यादातर मौत की बुनियादी वजूहात इन्फेक्शंस हैं, सांस की बीमारियां, शदीद गर्मी, मौसम की शिद्दत और कुछ हादसात भी हैं, जबकि बाज़ केसेस में वजूहात नामालूम रही हैं। ख़ास तौर पर 2025 में नए दरामदशुदा जानवर माहौल के मुताबिक हम मांग ना होने की वजह से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। दरामदशुदा जानवरों की अमवात ने इस अमर को उजागर किया है कि हम जानवर दरामद तो कर रहे हैं, मगर क्या उनके लिए मौजू माहौल, तिबी सहूलियात और माहिरीन का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है? इस तमाम तौर सूरत हाल पर बात करने के लिए ज़ू के बाहर इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा लाहौर अहमद हसन। अहमद, बताइएगा, इस वक्त आप ज़ू के बाहर मौजूद हैं। अगर हम बात करें मौसम की, तो शदीद सर्दी का मौसम है। आपने देखा क्या जानवरों के लिए उस तरह से हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई हैं जो उनको चाहिए होती हैं? जी बिल्कुल, देखें अर्मिला, मैं लाहौर चिड़ियाघर में इस वक्त मौजूद हूँ और एक हैरत अंगेज़ तौर पर इंकशाफ हुआ है कि 5 साल के दौरान 70 के करीब जो है मुख्तलिफ जानवर हैं वो लाहौर चिड़ियाघर में जान की बाजी हार गए, जिसकी वजह शदीद मौसम था। उसके अलावा बीमारियां थीं, एडेप्शन ना होना माहौल के साथ, ये भी जो था वो चीज़ें रिपोर्ट हुई। मैं इस वक्त लाहौर चिड़ियाघर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो इंतज़ाम तो आज मुझे देखने को नज़र आ रहे हैं कि सख्त सर्दी के बायस यहाँ पर हीटर्स और दीगर चीज़ें लगाई गई हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है, अगर हम इस पर थोड़ी तफसीलन बात करें तो साल 2020 में 12 जानवर थे जो जान की बाजी हार गए। इसके साथ 21 में 13, 22 में एक बार फिर से 12, जबकि 23-24 में एक बार फिर से तकरीबन 21 के करीब जो जानवर थे वो जान की बाजी हार गए थे। और 2025 में भी तकरीबन 12 जानवर ऐसे हैं जो जान की बाजी हारी हैं। जब इस हवाले से हमने थोड़ी तहकीकात की, लाहौर चिड़ियाघर में आकर यहाँ पर इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की, तो इंतज़ामिया जो है वो कोई भी जवाब देने से अभी कासिर है और उनका कहना है कि ये रिपोर्ट पुरानी है, अब ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन जो इंतज़ामिया के अंदर ज़राए हमारे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना
कहना है कि जितने भी जानवर हैं जब वो मंगवाए जाते हैं पाकिस्तान में तो माहौल के मुताबिक नहीं मंगवाए जाते। जैसे कि अगर हम बात करें गर्मियों की तो गर्मियों में लाहौर का दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री के करीब चला जाता है और कुछ जानवर इस दौरान ऐसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके मंगवाए गए जिनमें जो मौसम से जो है वो मुमासवत नहीं रखते थे, यानी कि उनका जो था वो ठंडे इलाके के जानवर थे और जब उनको गर्म इलाकों में लाया गया तो वो जानवर जो है वो बीमार होना शुरू हो गए। जो इसकी मेन वजह जो जानवरों की है जिसमें अमवात है उनमें इन्फेक्शन जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें ज़ुकाम है, बुखार है और दीगर। इसमें ये सूरत हाल पैदा होती है कि जो इनके केजेस हैं वहाँ पर अगर एक जानवर बीमार हो गया है तो उसको देखने के लिए डॉक्टर्स की इंतहाई कम तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है और इसी तरह वो जब जानवर है वो कुछ दिन गुजारता है, मज़ीद बीमार होता है तो वो फिर इस कंडीशन में चला जाता है कि वो रिकवर होने की कंडीशन में नहीं होता। और कुछ जिस तरह बर्ड्स की अगर हम बात करें, जो बर्ड्स भी जान की बाजी हार गए थे, उनमें भी कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं कि जो एक बर्ड से दूसरे बर्ड को मुंतकिल होते हैं। तो ये भी तमाम तर वजूहात थी जो सामने आती रहीं। इसके अलावा खुराक भी एक बड़ी वजह है क्योंकि यहाँ पर जानवरों को जो है मुख्तलिफ खुराक दी जाती है। अब उस खुराक का म्यार क्या है उसको टेस्ट किया जाता है, यानी मिसाल के तौर पर जो चिकन यहाँ पर आता है जो जानवरों को दिया जाता है जिसमें रीछ, शेर वगैरह, उसका म्यार कैसा है, या मुर्गी में या चिकन में कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो खाने के थ्रू जानवरों को चली जाती है। इसमें भी हमने जो देखा है वो नज़र नहीं आता कि यहाँ पर म्यार को चेक किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा जानवरों के जो ताल्लुक़ रखते हैं इस तमाम अमल से, उनका ये बताना है कि जब जानवरों को लाया जाता है तो इनको करतीना किया जाता है, यानी एक इंसान हो या जानवर हो किसी भी इलाके में जब वो नया जाता है तो एडॉप्शन का वहाँ पर एक प्रोसीजर होता है जिसमें जानवर को एक ऐसा माहौल फराहम किया जाता है जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता उस माहौल के साथ मिल जाए और फिर जो है उसको पिंजरों में बाकायदा तौर पर भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस जो है वो ठीक है। अहमद हसन हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद ने कोशिश की है कि हर पहलू से गुफ्तगू की जाए जो कि हमने अपने टॉपिक्स में शामिल किया है आज के दिन में। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सारा गंडापुर, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। सारा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। अगर हम बात करें जिस तरह से आपने देखा कि हमारे नुमाइंदा अहमद जिस तरह से बात कर रहे थे, उन्होंने बात की खुराक की बात की, उन्होंने माहौल की बात की और ये भी कहा कि किस तरह से डॉक्टर्स की कमी पाई जाती है। आपको क्या लगता है कि जानवर जो हैं वो इंपोर्ट कर तो लिए जाते हैं लेकिन इस तरह से उनके लिए माहौल नहीं बनाया जाता है? कोई वेटरनरी सहूलियात की कमी हो सकती है, डॉक्टर्स की कमी हो सकती है, क्या वजूहात हो सकती है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं आपको ये बताऊं, मैंने काफ़ी क्लोजली काम किया है विद ज़ू एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल, और वहाँ की काफ़ी कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो बहुत डेडिकेटेड है, स्पेशली जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, दे आर वेरी डेडिकेटेड टू द ज़ू। लेकिन देखिए, हर जगह की, हर डिपार्टमेंट की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर लोगों को, पब्लिक को अवेयरनेस भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हम लोग ऐसी चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा है अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया, जो कि हमारी पब्लिक के बेहतरी के लिए नहीं है बट और चीज़ों के, उन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सो आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि हमारी पब्लिक को हमें एजुकेट करना है। जब हमारे भी लोग ज़ू जाते हैं तो वो सर्टेन तरीका होता है, एक तरीका होता है जिससे एनिमल्स अपसेट नहीं होते। तो जब हमारे लोग जाते हैं ज़ू में तो एक तो वो गंद फैलाते हैं, वो शोर फैलाते हैं, वो जानवरों की केजेस पे स्टिक से मारते हैं, उनको चीज़ें फेंकते हैं, जानवर वैसे ही अपसेट हो जाते हैं। बिकॉज देखिए, एनिमल्स ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, क्योंकि वो ज़ू में रह रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो पालतू हो गए हैं, वो स्टिल वाइल्ड एनिमल्स हैं। सो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, देखिए कोई भी एक चीज़ जो होती है ना, वो एक, आप ये नहीं कह सकते कि ज़ू ख़राब है, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एनिमल्स आ रहे हैं और उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इन्फेक्शन से फौत हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक कंप्लीट चीज़ बनती है। सो सबसे पहले हमें यह है कि आई थिंक हमारी गवर्नमेंट्स को, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट को या सिंध गवर्नमेंट को, केपी की गवर्नमेंट को सबसे पहले ये करना है कि हमें जो ज़ू हम बना रहे हैं, तो एक तो ज़ू का वर्ड हटा दें, ज़ू ख़त्म कर दें, केजेस ख़त्म कर दें। आप अब जानवर जो है ना, वो अल्लाह ताला ने उनके लिए भी ज़मीन बनाई है, हमारे लिए भी ज़मीन बनाई है, तो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस हमें करनी है। हमें नंबर 2 ये करना है कि जो आपके ज़ू है उनको ट्रांसफॉर्म कर दें इनटू सफारीज़। अब आप देखेंगे एक बहुत कामयाब मॉडल है जो लाहौर सफारी है, इट्स अ कामयाब मॉडल।
क्यों आप कहेंगी? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी हालांकि रखे हुए तो हैं जानवर, दे आर इन कन्फाइनमेंट, लेकिन एक होता है कि केजेस में डालकर लोगों के साथ उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से एनिमल्स परेशान होते हैं, वो स्ट्रेस में जाते हैं, उनके लिवर स्वेल हो जाते हैं, लिवर स्वेल होता है तो किडनीज अफेक्ट होती है। फिर क्लेanलीनेस का बहुत प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, ठीक है, सबका। आई मीन आपने पब्लिकली देखा होगा, पढ़े लिखे जाहिल हमारे गाड़ियों में बैठ जाते हैं, स्कूलों में पढ़ लेते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले गाड़ी से बाहर गंद फेंकते हैं। तो हम लोग इन चीज़ों के ऊपर, ये कोई एक चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो हमारे ज़ू हैं वहाँ पर हमें एक तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली वेटनरी डॉक्टर्स जो है, वेट्स का बढ़ाना चाहिए नंबर, बिकॉज इतने डॉक्टर्स नहीं हैं जितने एनिमल्स हैं आपके पास। दूसरी बात, एक कन्फाइनमेंट एरिया होना चाहिए, क्वारंटीन एरिया होना चाहिए। जब एक जानवर बीमार होता है तो उसको आप क्वारंटीन कर देते हैं। यहाँ क्या होता है कि एक जब बीमार जानवर है उसकी इन्फेक्शन होती है, चाहे वो चेस्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वो यूरिन की इन्फेक्शन हो, यूटीआई के जिसको कहते हैं, इतनी बीमार स्केबीज हो जाती हैं बहुत सारे हमारे जानवरों को, और उनको और जानवरों के बीच में रखा जाता है। तो जब वो वहीं पर यूरिनेट करते हैं या वहाँ पे वो सारे अपनी चीज़ें मतलब करते हैं, बिजनेस, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है और सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो मैंने अक्सर ये बात सोची भी है, नोट भी की है, कि जो मीट हम उन्हें दे रहे हैं, सो आर वी 100% श्योर कि वो एक्सपायर्ड या ख़राब मीट नहीं है? What are the rules and regulations regarding the meat that they are providing the animals? फिर आप आ जाए क्लाइमेट चेंज की तरफ। हम इंसान होकर हम तो एसी में बैठ जाते हैं, हम ठंडे पानी से नहा लेते हैं, मैंने हॉट, हम अवॉइड कर लेते हैं सन को, हीट को। तो जानवर कैसे अवॉइड करेंगे? वो तो इसी कमरे में बंद है ना, बिल्कुल इस जगह में बंद है। तो अगर आपने ऐसे एनिमल्स रखे हैं तो फिर उनके हिसाब से आपको चाहिए कि आप उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अगर आप नहीं कर सकते तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ ऐसे जानवर मत इंपोर्ट किया करें। बहुत ही खवार हो रहे होते हैं बेचारे, गर्मियों में मर रहे होते हैं, पानी नहीं होता। हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर ज़ू बहुत खूबसूरत बना दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है। लोगों के लिए वो खूबसूरत है लेकिन वो जानवरों के लिए खूबसूरत नहीं है। आई थिंक वही है ना कि हम लोग हमेशा ऊपर से फेस लिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आप एक घर की बुनियादें ख़राब हैं, आप उसको फसाड उसका बदल देते हैं रेनोवेट करके, तो जो दीवारें ख़राब हैं वो तो ख़राब ही रहेंगी। बिल्कुल। सो एनिमल्स को अगर आप इधर स्टूडियो में भी ला के रख दें, फर्स्ट क्लास इन्वायरमेंट दे दें, 10 दिन के बाद वो बीमार हो जाएंगे। दे आर बॉर्न टू बी फ्री। इफ़ वी कांट फ्री देम देन एटलीस्ट प्रोवाइड देम अ नेचुरल हैबिटेट। अगर नेचुरल हैबिटेट आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप देखिए जिराफ्स आर नेटिव टू अफ्रीका। आप जब जिराफ को लाके लाहौर में रख देंगे तो उस बेचारे ने तो मरना ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और कैसे आप उसकी केयर करेंगे? और हमारे डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली तनख्वाह ले लेते हैं, काम कम करते हैं। कोई माइंड ना करे, लेकिन सच बोलना चाहिए, बिकॉज जब तक हम प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सो एक तो ये कि हमें डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स चाहिए और उनको गुड पे रोल पर रखें ताकि वो प्राइवेट प्रैक्टिसेस में इंटरेस्ट कम लें और अपनी जॉब के साथ ज़्यादा सिंसेरिटी शो करें। नंबर 2, कुछ ऐसे एनिमल लवर्स हैं, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं, कुछ ऐसे एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट्स हैं जिनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली, ताकि वो जो आप शायद आपकी इतनी अटैचमेंट एज एन एनिमल लवर नहीं होगी बट हमारी होगी। सो इफ़ यू ब्रिंग अस ऑन बोर्ड और ब्रिंग पीपल लाइक मी, और आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक्टिविस्ट बट एनिमल एक्सपर्ट्स, बिहेवियर एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर हम कोलैबोरेशंस करें। आपको पता है 4 पॉज आई थी, 4 पॉज इंटरनेशनल के साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया है एंड दे आर अमेजिंग टीम ऑफ डॉक्टर्स। और हमारे बेयर्स यहाँ से हमने रीलोकेट किए, फिर हमारा एलिफेंट सबसे पहले कावन गया, उसके पीछे कितने एक्टिविस्ट का हाथ था, तो फिर वो चीज़ हाईलाइट हुई, वो इशू हाईलाइट हुआ। और 30-35 साल
अकेला एक केज में रहना जिसमें सिर्फ लोग आते हैं कुछ घंटे, शोर शराबा करते हैं, चले जाते हैं, और उस एलिफेंट का ना कोई मेट है ना कोई कंपनी है, और वो अकेला आप रह रहे हैं। आप खुद सोचे कि आप खुद पागल नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह जानवर भी एहसास है हमारी तरह, हम भूल जाते हैं कि वो जानदार है। सो दे ऑब्वियसली नीड अ लॉट ऑफ केयर। तो जो इंतज़ामिया होते हैं उनकी वो अटैचमेंट शायद नहीं बना पाते जो शायद एक एनिमल लवर की हो। उनकी इंतज़ामिया की अटैचमेंट ज़्यादा होनी चाहिए अगर वो इस पर काम कर रहे हैं। जब आपको एक काम ज़बरदस्ती करना पड़ता है ना, तो फिर आप उस काम को 100% दिल से नहीं करते। हम इसको ज़बरदस्ती तो खैर नहीं करेंगे, अगर हम ये कहें तो हज़ारों लोगों का रोज़गार भी होगा इसके साथ। फिर हम इतने महंगे जानवर भी लेके आते हैं। बिल्कुल है, लेकिन आप कितने लोग सिंसियरली काम करते हैं अपने रोज़गार के साथ? कितने लोग करते हैं? आई मीन देखिए, कुछ सच कड़वा होता है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि हमें इसीलिए पब्लिक अवेयरनेस, इसीलिए to create compassion in people, we need to do that, because the problem is that our people, whether they are administrative people, they're part of the administrations, or they're your local public, or their children, they are not very compassionate towards animals, because हमें यही सिखाया जाता है बचपन से कि ओहो कुछ नहीं होता, गर्मी है, जानवरों को आदत है, ये तो सड़क पे रहने वाले डॉग्स हैं, बिल्लियाँ हैं, इनको कुछ नहीं होता। किसी नहीं होता। आखिर गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, इंसान जैसे हर लेवल के हैं, उसी तरह जानवर भी हैं। लेकिन हम उनको इंपोर्ट भी करते हैं, जिनको इंपोर्ट करते हैं उनका इन्वायरमेंट उस तरह से होना चाहिए जिस तरह से सारा ने मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की है। और सिर्फ इंतज़ामिया का हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इंतज़ामिया पर चेक भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। नाज़रीन, आज के दौर में सफ़र और सकाफ़त को सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया के साथ जोड़ना नौजवानों में एक मकबूल रुझान देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर वो ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स जो कि सिर्फ रिवायती टूरिज़म स्पॉट पर नहीं बल्कि गैर मारूफ छुपे हुए मकामात पर जाकर अपनी कहानियाँ दिखाते हैं और पिक्चर्स बनाते हैं, सकाफ़त तजुर्बात को एक नए ज़ाविये से अपने व्यूअर्स तक पहुँचाते हैं। ऐसे ही एक नौजवान से आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम, जो सिर्फ और सिर्फ 22 साल की उम्र में एक कामयाब ट्रैवलर और फूड यूट्यूबर बन चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज निकोलस, जिन्हें सोशल मीडिया पर न्यूज़ शॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। निकोलस शिकागो, इलिनॉय से ताल्लुक़ रखते हैं और सिर्फ 22 साल की उम्र में एक कामयाब ट्रैवलर और फूड यूट्यूबर बन चुके हैं। अब तक उन्होंने शाम, इराक, इथोपिया जैसे ममालिक में सफ़र करके वहाँ के तजुर्बात को कैमरे में महफूज किया है और पाकिस्तान में मौजूद हैं अभी। पाकिस्तान की गैर मारूफ मकामात, सकाफ़ती तजुर्बात और खाने की रवायात को पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान और यहाँ के लोग उन्हें कैसे जानते हैं और वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ये उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं Nicholas. Hello. Hi Nicholas. Hey. How are you? Welcome to the show. Thank you so much for having me. How are you? I'm good, alhamdulillah. Nicholas, you are known as a news shorts on social media, right? Yes. And you travel a lot. Yeah, I guess I do. The last 6 months I've been traveling kind of almost non-stop. Oh my God. Yeah. Where did you go? So I've been to Vietnam, been to Ethiopia, Iraq, Syria, and then now I'm here in Pakistan, alhamdulillah. How did you find Pakistan as a foreigner? Oh my God, I could go on all day about how much I love Pakistan. I've never missed a country before I left, like Pakistan. Like I'm already trying to plan my next trip here. Why are you wearing shalwar kameez? Oh, of course. Yeah, I had to wear the shalwar kameez. I mean, we're in Pakistan after all. But I mean, the hospitality, the people are so friendly, the food is amazing, and it's beautiful. Like the city of Lahore is beautiful. And Nicholas, how do you find Pakistan as a food country, as a cultural country? Yeah, I think the culture is so beautiful, and honestly, it's probably my favorite food in the world that I've been to. I haven't been to every country yet, but
the ones I've been to, Pakistan is slowly becoming my favorite cuisine on have earth. you tried naan chane, biryani, Oh, of course. pulao? Of course, yeah. When I got here, my goal was to kind of tick off all the boxes for the foods. Okay. Have you visited Food Street? Yeah, of course, yeah. Which one? Anarkali? Yes, Anarkali. Yeah, I've been there. Shahi Kala, Badshahi Mosque. Yeah, I've been to all those places, yeah. Oh, very good. Okay, all right. Nicholas, how did you develop a passion for traveling to offbeat destinations, and where did this drive come from? So, I guess growing up, I used to watch shows like traveling shows. One of my favorites is this man, Anthony Bourdain. He's kind of a chef who would travel to countries, usually like off the beaten path sort of countries that many people would think as not touristy destinations. And yeah, he would just go in and try out the local food and sort of like interact with the locals while trying the food. And I was just fascinated by how he not only taught us about the culture, but also, you know, the food and the people who lived in whatever country he was in. So I guess it started from there. I've just always been curious. Okay, Nicholas, your travel videos highlight food, cultural connection with people, as you asking very prominently. What's the story behind this? Yeah, I think I've always just loved food. Like, I love to eat. I guess who doesn't, right? But I think it's more than that. Like, I guess I use food as sort of my gateway into understanding the culture of places and like Very connecting good. with people. Very You good. know what I mean? I mean, it's like everyone eats food. So if I can share a meal with someone, I can also, you know, connect with them at the same time. So Very good to hear. During your visit to Pakistan, which places and traditional experiences did you find the most unique? yeah, I say it's between a couple. I think I had the honor of attending a Pakistani wedding recently. Shout out to my friend Wakaz. He invited me to a wedding actually in Peshawar. And it was the part of the wedding where it was the meal day with just the men. It was just like a gigantic feast. Oh my God, it was crazy. The amount of food blew my mind. So yeah, it's either between that or the other night I went to the Qawwali night. Oh, where? Yeah, I think Karake. I think it's called Karake Qawwali. Kadakhel. Okay, okay. Kadakhel, yeah, just the campfire vibes with the chai and the guitar. Someone was playing guitar, so it was a great time. He's saying about a place, Kadakhel. Right? Yeah, Karkhel. Okay, Nicholas, so far which cities and regions have you explored in Pakistan? So I've been to Karachi, been to Lahore, been to Quetta, been to Peshawar, and I also had a short time in Islamabad, but I got really sick because I don't really know what the reason was, but ended up being about a week where I was just Didn't you very like sick. environment or food there? Yeah, I think it was the water. I had a little water in a dodgy place, so it happens. These are just the things that happen when you know, eat everything in sight. So risk reward. Okay. Yeah. Nicholas, what are your future plans? What are you thinking about that? And do you intend to expand your travel and food content further in Pakistan and any other countries? So yes, I do plan on extending my content, continuing to create the content, but unfortunately my time in Pakistan will come to an end soon. But I'm already planning my next trip. I really want to come back and do the whole northern areas of Pakistan. Like just the entire northern side that I haven't even seen yet because I've heard it's just beautiful. So Okay. Nicholas, do you think short videos bring faster reach? yeah, I think short videos can reach a larger audience and really capture more eyes because people's attention spans are so low nowadays. So you got to get them fast and just. And how did Cook 'em. you creative every day? It's because I don't really put much effort into like editing my video. I just kind of post, you know, what I do, like my interaction with someone, and I just send it out because, you know, people are drawn to that authentic interaction. So.
Okay, Nicholas, what advice do you want to give any youngsters? Yeah, I guess I don't want to advise you to, travel to dangerous places. But I'll say this, a lot of time the media has certain perception of countries like Pakistan. I've never felt more safe in a country. I swear. And it's the opposite of what I've heard about this place, growing up in the States. So I guess I would advise you to, make your own assumptions, through your experiences, go out there. Don't be afraid to, travel to places that people would say you shouldn't maybe go to. And yeah. Okay, thank you. I'm so happy to listening you. Thank you so much, Nicholas, for joining us. वापस आते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा. वेलकम बैक टू द शो. नाज़रीन, पाकिस्तान में दिल की बीमारियां मौत की बड़ी वजूहात में शामिल समझी जा रही हैं. अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल होता है तब भी नॉर्मल हो, दिल मुकम्मल तौर पर महफूज आप समझते हैं. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी के मुताबिक हर 4 में से 1 मौत दिल की बीमारी के बायस होती है, जबकि 80% से ज़्यादा मौत हार्ट अटैक और फालिज की वजह से रिपोर्ट हो रही है. सर्दियों के मौसम में ये ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, दिल या खून की गर्दिश के मसाइल का शिकार होते हैं. सर्द मौसम में खून की नालियाँ सूख जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है. अहम सवाल अब ये है कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो तो फिर दिल के दौरे क्यों होते हैं और वो कौन से इलामात हैं जो हमें बर वक्त ख़बरदार कर सकती हैं. इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलजार साहब. डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे. कहा जाता था कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो तो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसा क्यों नहीं होता? देखें, दिल की वजूहात सिर्फ कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है ना. जैसे शुरू में कहते थे कि शुगर वालों को ही दिल का खतरा है, फिर कहते ब्लड प्रेशर का, फिर कोलेस्ट्रॉल का, उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग और निकोटीन. ये 3-4 तो डेफिनेटली बड़े मेजर रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन सिर्फ ये रिस्क फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे वजूहात हैं. लाइफ स्टाइल है, खाना पीना है, आपकी वजन का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है कि अगर खानदानी आप मोटे नहीं है, बाकी खानदान सही है, लेकिन आपका बहुत ज्यादा, स्पेशली बेड लेवल पे मोटापा ज्यादा है, BMI जिसको हम कहते हैं, वो आपका ज्यादा है. इसी तरह जैसे आपने आज का जो आपका मौजूद है सर्दियां, मैं हमेशा कहता हूँ सर्दियां डायरेक्ट हार्ट अटैक की वजह नहीं है. सर्दियों की वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, फालिज के केसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा सर्दियों में बढ़ जाता है. तो ये जो सर्दियों की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये फिर हार्ट अटैक के केसेस मजीद बढ़ा देगा. ठीक है. सर्दियों में बेसिकली होता क्या है, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में ऐसी क्या वजह है कि सर्दियों में हार्ट अटैक, फालिज बढ़ जाते हैं, या फेफड़ों में पानी आने की वजह से वेंटिलेटर क्यों पूरे पाकिस्तान में बढ़ जाते हैं. बाकी यूरोप में या वहां पे भी तो सर्दियां है ना, मगरिब कंट्रीज में भी, तो हमारे पास ये ऐसा क्यों होता है? एक तो ये कि हमारे पास पूरा साल सर्दी नहीं होती, एक मखसूस 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के लिए आते हैं. तो लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, उनकी बॉडी, उनके जो जिस्म और तो जब अचानक सर्दियां, ठंडी हवाएं लगती हैं, तो क्या होता है कि सर्दियों की वजह से जो हमारे ओवरऑल जिस्म की शरीयानें, स्पेशली जो सरफेस पे है, वो सुकड़ जाती, तंग होती है, जिसको हम वेज़ोस्पाज़म कहते हैं. अब ये इस तरह समझ लें कि मैं एक मिसाल देता हूँ आम इंसान को समझने के लिए, कि आप मोटर से, पाइप से जब आप अपने गार्डन में पानी दे रहे होते हैं, तो जब आप पाइप को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कितना प्रेशर से पानी दूर जाता है. तो सर्दियों में यही कैफियत होती है कि शरीयानें क्या होती हैं, थोड़ी तंग होती हैं, वेज़ोस्पाज़म ओवरऑल पूरे जिस्म की. उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. तो जिनका ऑलरेडी 150-60 ब्लड प्रेशर है और सर्दियों में 190-200 होगा, तो क्या होगा, दिमागी रग फटेगी तो फालिज होगा, और बीपी इतना बढ़ेगा तो उनको हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है. इसी तरह जिनके दिल की शरीयानों में ऑलरेडी
50, 60, 70 तंगी है, जो उनको पता नहीं है, रूटीन चल फिर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। अब इस ब्लड प्रेशर बढ़ने से या ओवरऑल शरियाने थोड़ी वेज़ोस्पाज़म तंग होने से डेफिनेटली हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और जिनके दिल कमजोर है, यानी जिसको हम कहते हैं दिल के पट्टे कमजोर है, दिल का काम 25% है, आपने बड़ा कॉमन सुना होगा, दिल 25% काम कर रहा है, इजेक्शन फ्रेक्शन। अब उसमें क्या होता है कि वो बेचारे बॉर्डर लाइन में होते हैं, मैं कहता हूँ समंदर के किनारे जा रहे हैं, हवा का झोंका भी उनको डुबो देता है। तो वो बेचारे सर्दियों में जब उनको नमूनिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, गला खराब हो गया, या इस तरह थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उनके फेफड़ों में पानी आ जाता है, तो सांस फूल रहा है, तो कुछ तो टाइम पे इलाज हो जाता है, जो थोड़ा देर से आते हैं या ज्यादा फेफड़ों में पानी चला जाता है तो वेंटिलेटर, आपने नोट किया होगा पूरे अस्पतालों में वेंटिलेटर भर जाते हैं, और फिर भी और मरीज वेट कर रहे होते हैं फेफड़ों में पानी की वजह से। तो ये वजह है कि सर्दियों में स्पेशली बूढ़े लोग, जिनका ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है या थोड़ा बहुत दिल का आर्जा है, सबसे पहले उनको एहतियात करना है। उसके बाद बच्चे, क्योंकि बच्चों में भी सर्दियों में बहुत ज्यादा, आखिरी बात कहूंगा फिर मैं आपके सवाल का इंतजार करूंगा, कि सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है जी। आप जो नाक से सांस लेते हैं, गले से हवा जाती है, तो जब भी टेम्परेचर लो होता है तो वायरल इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा हो जाता है, क्योंकि जो वायरस होते हैं ना वो लो टेम्परेचर में एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, तो आपने नोट किया होगा गला खराब हो जाता है, फ्लू हो जाता है। तो ये जो इन्फेक्शन है ना, ये भी एक धक्का देता है, पुश करता है दिल के पट्टे कमजोर वालों को फेफड़ों में पानी के लिए, ब्लड प्रेशर वालों का बीपी बढ़ के हार्ट अटैक या फालिज, इसी तरह जिनकी शरियानों में प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे स्ट्रेस आता है, और बॉडी में जब भी स्ट्रेस आएगी ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगी। तो जिनकी शुगर है, आप सर्दियों में उनकी शुगर बढ़ जाती है। तो हम अक्सर मरीजों को कहते हैं कि आपकी सर्दियों में दवाइयों को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, और गर्मियों में उल्टा होता है, गर्मियों में हम दवाइयों को कम करते हैं। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे आपने पहले उनके बारे में बात की है, लेकिन अगर हम बात करें तो अगर बर वक्त आइडेंटिफाई करना हो तो कौन सा टेस्ट ऐसा है जो ज़रूरी होता है, स्पेशली दिल के मामले में? देखिए, अगर किसी, अब इसमें अलग अलग जवाब है, किसी के दिल की शरियानों में अगर 60-70% तंगी है, दिल की पट्टी नॉर्मल आ रही है, इको नॉर्मल आ रहा है, जो हम ट्रोपाई कराते हैं वो नॉर्मल आ रहा है, लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल है तो मैं एक और टेस्ट क्यों कराऊं। ये नॉर्मल आने का मकसद आपको मेजर हार्ट अटैक नहीं हुआ, माइनर हार्ट अटैक नहीं हुआ, और आपका दिल अभी कमजोर नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन शरियानों में दिल के जो दिल को खून देती हैं, उसमें 70-80% तंगी के बावजूद ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आ सकते हैं। उनके लिए फिर मजीद टेस्ट करना होता है, जैसे कि सीटी एंजियोग्राफी हम कहते हैं, कि वेन में दवाई देके जब वो दिल की शरियानों में दवाई जाती है तो हम फोटो लेते हैं। एक तो ये सीटी एंजियोग्राफी, दूसरा थेलियम स्कैन हम टेस्ट कहते हैं, दिल को स्ट्रेस देते हैं। अच्छा। अब स्ट्रेस देने के बाद वो दिल का पट्टों का फोटो देते हैं कि अगर खून कम मिल रहा है, इसका मतलब है कि शरियानों में तंगी है। ईटीटी कुछ लोगों की जो थोड़े लो रिस्क वाले होते हैं, तो हम जो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, कि दिल की पट्टी सीने पे लगाते हैं, सामने ईसीजी चल रही होती है और मरीज दौड़ता होता है, और स्टेप वाइज हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं मशीन की, और थोड़ा इंक्लाइन करते हैं, यानी पहले स्ट्रेट, फिर थोड़ा डिग्री ऊंचा, फिर ऊंचा, जैसे चढ़ाई पे चढ़ते हैं। तो उस दौरान अगर ईसीजी में चेंजेस आ गई, इसका मतलब है कि उनकी शरियानों में तंगी है। तो जिनको डाउट होता है तो हम ये 3-4 एक और टेस्ट है जिसको हम स्ट्रेस इको भी कहते हैं, सुना होगा, दिल का अल्ट्रासाउंड। नॉर्मल रेस्ट में तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन जब उनको भगाते हैं और इको करते हैं, तो जहां दिल को खून कम मिलेगा वहां वो दिल की पंपिंग और कम हो जाएगी। अच्छा। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इस वाली शरियान में शायद इनके तंगी ज्यादा है, ताकि हम फिर एंजियोग्राफी करें। डेफिनेटिव टेस्ट, क्योंकि मैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का माहिर हूं, तो मैं ये कहूंगा अगर स्ट्रांग डाउट हो जाता है तो मैं इन बेसिक टेस्ट से करवाने से बजाय मैं कहूंगा डायरेक्ट एंजियोग्राफी करें, वो लोग जिनको स्ट्रांग डाउट है कि उनके दिल की शरियानों में तंगी है। और एंजियोग्राफी में 99% पता चलता है। जो मैंने पहले टेस्ट बताए, ईटीटी में 60 से 65 आपको सही बताएगा, 35% मिस करेगा। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। और जो थेलियम सीटी एंजियोग्राफी है, ये 80 से 85% बताता है।
15 से 20% वहां पे भी हम मरीज मिस करेंगे। मिस करने का मकसद क्या है? रिपोर्टें तो नॉर्मल आएगी, लेकिन उनमें 15-20% चांस है कि स्टिल शरियानों में तंगी है। एंजियोग्राफी ऐसा टेस्ट है जो कि 99% बताता है, 1% हम एंजियोग्राफी में भी मिस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी अलामात है जिनको लोग सीरियस नहीं लेते, इग्नोर कर देते हैं? जैसे कि अगर कोई सीरियस लेता है तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसको कहते हैं कि इतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको सीरियस लेना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये आपका सबसे अहम सवाल है, इग्नोर करना, किसी चीज को समझना। मिसाल, अगर किसी को बहुत जो है ना सीने में जलन हो रही है, ना वो जो है ना ऐसे खाने खा रहा है जिससे एसिडिटी हो, ठीक है, वो खाने भी सादे खा रहा है और एसिडिटी का जो सिरप या जो कैप्सूल या टेबलेट्स लिए हैं फिर भी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही, तो ये इवन एसिडिटी, ये आज आप भी सुन के थोड़ा हैरान होंगे कि ये जो शदीद एसिडिटी तेजाब है, ये भी एंजाइना हो सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करें। दिल का पहले देखें, दिल का चेकअप करा लें, दिल की तसल्ली हो जाए, फिर आप सारी जिंदगी मैदे की दवाइयां लेते रहें। समझ रहे मेरी बात? ज्यादा हम क्या है, अगर वो एसिडिटी एंजाइना है और होगा तो जान को खतरा हो सकता है, नहीं तो दिल कमजोर हो जाएगा। तेजाबियत तो इतना ज्यादा नहीं है, बाद में आप उसकी। इसी तरह जो चलने में सांस फूलता है, चलने में सांस फूलता है, हालांकि दिल का इको नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, फेफड़े नॉर्मल है, गुर्दे नॉर्मल है, जिगर नॉर्मल है और खून की कमी नहीं है। ये मैं जल्दी से 6 पॉइंट्स बताई जो बहुत कॉमन वजूहात है सांस फूलने की। अगर ये सब कुछ नहीं है और चलने से, मुशक्कत से, सीढ़ियों से सांस फूलता है और रुकने से ठीक हो जाता है, तो ये, और अगर रुकने में भी थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, तो ये अगेन ये एंजाइना है। टिपिकल जो सीने में दर्द, आपको एक मजे की मैं बात बताऊं कि जो शदीद सीने में दर्द हो रहा होता है ना, दिल की 3 शरियानें होती है जो दिल को खून देती है। जो सबसे बड़ी शरियान होती है उसमें चलने में सांस फूलता है, यानी अगर उसमें तंगी। दूसरे नंबर वाली शरियान में ज्यादातर, ये 100% नहीं है लेकिन ज्यादातर उसमें शदीद तंगी होती है, तो तेजाबियत होती है, क्योंकि वो दिल के नीचे वाले हिस्से को सप्लाई करती है और नीचे मैदा पड़ा होता है। तो इस तरह की जलन जो ठीक ना हो तो वो ज्यादातर वो शरियान में तंगी निकल आती है। और जो सबसे छोटी दिल की शरियान है जिसको हम LCX कहते हैं या उसकी ब्रांचेस OM या डायगोनल, उनमें तंगी होती है तो शदीद सीने में दर्द होता है और मरीज चीख रहा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो तब्दील करने की ज़रूरत है और फौरी तौर पर कौन सी ऐसी आदतें हैं जो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? जाते जाते एक छोटा सा इस सवाल का जवाब देते जाइएगा। सांस फूल रहा है आपका, कोई टेस्ट नहीं है, उसको इग्नोर ना करें, दिल के डॉक्टर को चेकअप कराएं। शदीद तेजाबियत हो रही है, जो है ना डॉक्टर को चेक कराएं। सीने में बोझ आ रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं, चलने से जबड़े में दर्द हो रहा है या सीने का दर्द जबड़े में जा रहा है या पीछे बैक पे जा रहा है, इस तरह की चीजों को खुद से इग्नोर ना करें कि मैंने ये खा लिया वो खा लिया। पहले चेकअप कराएं, पहले दिल की तसल्ली। और आज आपका मौजूद था सर्दियां, सर्दियों में बूढ़े लोग, बच्चे लोग गैर जरूरी बाहर ना निकलें। अचानक ठंडी हवा लगने से ये सारी चीजें जाहिर हो जाती हैं और सर्दी में कोशिश की जानी चाहिए कि अपने आप को जितना सर्दी से बचाया जा सके उतना ही बेहतर है। डॉक्टर गुलजार अली हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आज के दौर में मोबाइल फ़ोन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। स्कूल बसेस से लेकर रात के ऑफिस में चैट्स तक ये हमें काम, हमारे ख़ानदान, समाजी राबते फ़राहम तो करता है, लेकिन फ़ोन से दूर रहना सिर्फ आदत नहीं बन चुका है, अब एक संजीदा जहनी मसला भी बन चुका है। इस कैफियत को तिबी माहिरीन नोमोफोबिया कहते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन के बगैर रहने का गैर मंतकी खौफ या इज़्तिराब। एक तहकीक के मुताबिक 94% मोबाइल सारिफीन किसी न किसी हद तक इसका शिकार नज़र आते हैं। नोमोफोबिया खामोश अलामात के ज़रिए ज़ाहिर होता है, जैसे नींद में खलल, चिड़चिड़ापन, तवज्जो में कमी और जहनी दबाव। ये मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हद से ज़्यादा होने की निशानी नहीं है, बल्कि समाजी, नफ्सियात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी असर डाल सकता है। अब सवाल ये है कि
क्या हम इस मसले को और इसकी संगीनी को सही मानों में समझ रहे हैं और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है? इसी वाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सबा फयाज, माहिर नफ्सियात हैं। सबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज का टॉपिक बहुत ही मैं कहूँ सेंसिटिव तो है ही, लेकिन हम सब भी इसका शिकार हैं। जैसे कि कुछ देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं तो खुद इसकी एडिक्ट हूँ। क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताइए। सबसे पहले तो हमें इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि हम समझते नहीं हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। आजकल के दौर में किसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि यार मैं एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। अगर एज एन एडल्ट मैं देखूँ तो पेरेंट्स भी बोल रहे होते हैं कि सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, और पेरेंट्स इटसेल्फ भी बेचारे खुद भी इसी एडिक्शन में लगे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे हाँ, लेकिन समझने की इस बात की ज़रूरत है कि ये एडिक्शन बन चुका है, ठीक है, आदत कह लें या एक ऐसी, देखें एडिक्शन क्या है, एक ऐसी चीज़ है जब वो नहीं मिलेगी तो आपको बेचैनी शुरू हो जाएगी, आपको घबराहट शुरू हो जाएगी, एंजाइटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, आप में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, जैसे आपने बताया, आप गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। इवन अगर आपने अपना फ़ोन थोड़ी देर चार्जिंग पे भी लगाया ना, तो हर कुछ मिनट्स के बाद आप जाके देख रहे होते हैं कुछ कोई मैसेज तो नहीं आ गया, फ़ोन सही चार्ज हो रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप कर रहे होते हैं अगर आपने फ़ोन चार्जिंग पे भी लगाया हुआ है। तो समझने की सबसे पहले ज़रूरत ये है कि ये एक एडिक्शन बन चुका है, ठीक है। ये जो हमारी ला ताल्लुकी है, जब हमारे पास फ़ोन हमारे हाथों में मौजूद नहीं होता या हमसे थोड़े डिस्टेंस पे पड़ा होता है, तो वो जो हमारा डिसकनेक्शन बन जाता है ना फ़ोन से, ला ताल्लुकी, वो हमें कहीं ना कहीं ये सारे सिम्टम्स उसकी वजह से आना शुरू हो जाते हैं, घबराहट होना शुरू हो जाती है। या तो ऐसा हो ना कि हमारे साथ कोई पर्सन हमारे साथ अटैच्ड है और हम उससे बात नहीं कर पा रहे, तो हम इस चीज़ को आपसे यही पूछने वाली थी कि क्या वजह है कि हम एक मोबाइल फ़ोन है, एक डिवाइस है, हम उसको सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं? क्योंकि देखें, ये इसमें सिर्फ हमारे मोटर एक्टिविटीज़ हमारी वो इन्वॉल्व है, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, हमारी आईसाइट इन्वॉल्व है, और आपने बार बार ये सुना होगा, बड़ी आम सी बात है कि इससे हमें स्टिमुलेशन मिलती है और हमारे अंदर वो एक हार्मोन एक्सक्रीट करता है जो एक्साइटमेंट का हार्मोन होता है, जैसे डोपामीन, ठीक है। और जैसे हम छोटे बच्चों को मना कर रहे होते हैं, आपने सुना होगा स्कूल में या थेरेपिस्ट वगैरह कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल ना करने दें, क्योंकि डोपामीन जितना ज़्यादा एक्सक्रीट करता है उतना ज़्यादा बच्चा एक्साइटेड होता है। तो वो जो एक्साइटमेंट का लेवल है ना, वो फ़ोन इस्तेमाल कर के इस हद तक बढ़ चुका है कि अब हम सारा दिन भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो एक्साइटमेंट नहीं मिलती, वो स्टिमुलेशन नहीं मिलती। लेकिन बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो इस स्टिमुलेशन से ही शुरू होता है, जो जाके बाद में जाके आदत बन जाता है, एडिक्शन बन जाता है। कहीं ना कहीं आप ये भी समझती हैं कि मोबाइल फ़ोन तो बहुत अरसे से है, लेकिन ये एडिक्शन जो है वो सोशल मीडिया आने के बाद शुरू हुई है, तो इसमें सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा किरदार समझती हैं? बिल्कुल, मैं समझती हूँ। और मैं जब भी सोशल मीडिया की बात होती है, मैं बार बार ये बात करती हूँ कि हम सिर्फ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं देखते। सोशल मीडिया हैज़ अ बोथ एस्पेक्ट, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बट अगेन द थिंग इज़ कि हम देख क्या रहे हैं, ये वाली चीज़ तो हमने खुद स्क्रूटनाइज करनी है ना, हमने खुद अपने आप को बताना है कि हमने कौन सा कंटेंट देखना है। अब आपको सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लर्न करने को भी मिलता है, कुछ समटाइम्स आप खुद इतना डिप्रेस फील कर रहे होते हैं और एक ऐसी रील आपके सामने आती है कि आपको लगता है कि यार यही मैसेज शायद आज के दिन में मैंने सुनना था। तो द थिंग इज़ कि हम कंटेंट कौन सा देख रहे हैं, हम कौन से कंटेंट से खुद को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कुछ हेल्दी कंटेंट देख रहे हैं तो आप ये देखें कि आप खुद भी ये फील करेंगे कि आपने एक हेल्दी कंटेंट देखा है ना 15-20 मिनट का, वो देख के आप थोड़ी देर बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठती हैं। और जब आप कोई नेगेटिव कंटेंट देखेंगी या कोई इस तरह का कंटेंट देख रही हैं जो आपको ओवर स्टिमुलेट कर रहा है, आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर रहा है, तो वो वाली जो एनर्जी है वो आपको बाकी सारी एक्टिविटीज़ में भी बेचैन रखेगी। आपको ये लग रहा है कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझसे काम नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक नेगेटिव रील ने या एक नेगेटिव एनर्जी ने आपको ओवर स्टिमुलेट कर दिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमें अपना कंटेंट स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। अच्छा, नोमोफोबिया एक स्पेसिफिक नेम है जो अभी मैंने सुना।
अगर हम बात करें तो इसका तो हर दूसरा बंदा एडिक्ट है, जैसे आप बात कर रही हैं, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे जाके हमें अब लगना शुरू हो जाना चाहिए कि हमें अब हमारे नफ्सियात के पास जाना है और इस बीमारी से जान छुड़वानी? हाँ, एडिक्शन की मैं इसकी डेफिनेशन आपको यूँ समझा देती हूँ कि जब एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में इस हद तक शामिल हो जाए कि वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने लग जाए, तो दैट इज़ एडिक्शन। ठीक है, जब एक चीज़ आपकी ज़िंदगी को डैमेज करना शुरू हो जाती है ना, तो फिर दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे आपको काउंसलिंग और थेरेपी की ज़रूरत है। लेकिन आजकल के दौर में अगर मैं फैक्चुअल फिगर्स की भी बात करूँ तो 90% इज़ द रेशो जिसमें लोग ये नोमोफोबिया, जिसको हम मोबाइल फ़ोन फोबिया कहते हैं, कि जैसे ही फ़ोन नहीं है आप डिस्कनेक्ट होते। इवन आपके पेरेंट्स हैं, इवन मैंने अपने पेरेंट्स में भी ये चीज़ देखी है कि वो भी फारिग बैठे होंगे तो वो टिकटॉक और फेसबुक पे ऊपर जो है वो रील्स, और फिर वो कंटेंट को आप एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे होते ना, कौन सा कंटेंट सही है, कौन सा कंटेंट गलत है। मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं, वो न्यूज़ आपको पता है फेक न्यूज़ बना के किसी को भी मार देते हैं और पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जी आज हमने ये खबर पढ़ी है टिकटॉक पे या फेसबुक पे फलाना बंदा मर गया, और उनको ये चीज़ प्रोसेस कराना और समझाना इतना मुश्किल हो जाता है कि ये फेक न्यूज़ है। जब कोई रियल न्यूज़ आएगी तो उसका एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होगा जिससे हम वो न्यूज़ आएगी और फिर हम उसको अब्जॉर्ब करेंगे। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, कि जब वो एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में इस हद तक शामिल हो जाए कि वो आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाए, तो फिर दिस इज़ द रेड फ्लैग, दिस इज़ द रेड लाइट। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप ये भी समझते हैं कि फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ जो होता है, उसका एडिक्ट होना कहीं ना कहीं इंसानी रवैये भी इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, जब आप समझते हैं कि आसपास आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है तो आप फ़ोन उठा लेते हैं। हाँ बिल्कुल है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करना हमें स्टिमुलेट करता है और हमें स्टिमुलेंट रहने की आदत हो जाती है। तो फिर जब हम अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करते हैं, मैं आपसे बात करूंगी, मैं कितनी देर स्टिमुलेट रह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि फ़ोन की वो जो आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया आपकी आई साइड इन्वॉल्व है, आपके ब्रेन सेल्स इन्वॉल्व हैं, आपकी मोटर एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ये सब कुछ मिला के आपको स्टिमुलेट कर रही होती है। जब हम फिजिकली किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो एक हेल्दी टॉकिंग में आ जाती है, वो आपको उस तरह से स्टिमुलेट नहीं करती, तो हम चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाते हैं, इवन हम बोर फील करते हैं कि यार मुझे तो बात, मतलब मेरा दिल ही नहीं कर रहा बात करने को। सजेस्ट करेंगी जो फ़ोन अगर यूज़ नहीं कर रहे तो वो कर लेना चाहिए? हाँ, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, हर बंदे का अपना कोई इंटरेस्ट हो सकता है। सबसे पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करें, अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ को, अपनी हेल्दी इंटरेस्ट को, कि मेरे हेल्दी इंटरेस्ट किस में है। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लग सकता है, किसी को दोस्तों के साथ घूमना, इवन हम दोस्तों में भी अब तो 4 लोग बैठे हैं लेकिन सबके हाथों में फ़ोन है, ठीक है। तो ये देखें, अब आपने इवन सोशल मीडिया भी हमें ये मैसेज देता है, मैंने इतनी जगहों पे देखा है कि 4 दोस्त इकट्ठे हैं और उसमें एक रूल सेट होगा कि फ़ोन सबके आपने साइड पे रखे हैं। तो ये एक हेल्दी रूल सेट करेंगे तभी बात बनेगी। बहुत शुक्रिया सबा फयाज, हमारे नफ्सियात आज के इस टॉपिक में हमारे साथ मौजूद थे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, पेशावर के एक मैकेनिकल इंजीनियर अरशद खान ने एक ऐसी मुनफरिद चीज़ बनाई है जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। सिर्फ एक टायर पर एक इंसान को लेकर किसी मोटरसाइकिल की तरह से चलने वाली इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाई हुई है। पेट्रोल डीजल के बगैर सिर्फ बिजली से चार्ज होकर चलने वाली ये यूनिसाइकिल पेशावर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली ऐसी राइड है जो जदीद दौर की अक्कास है। टैलेंट की इस कामयाब कहानी से रोशनास करवाने के लिए पेशावर से हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हसन अली मौजूद हैं अरशद खान के साथ उनकी वर्कशॉप पर। आप देखिए अरशद खान की ये कहानी, किस तरह से उन्होंने ये यूनिसाइकिल बनाई है, और मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। जी बिल्कुल, दुनिया में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं और फिर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसे ही कामों को करने वाले पेशावर के भी लोग हैं, और पेशावर के लोगों में एक अरशद खान भी हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और उनकी जो क्रिएशन है, उनकी जो इन्वेंशन है, वो इस वक्त सोशल मीडिया पे धूम मचाए हुए है। आए रोज़ ये चीज़ जो है सामने आती है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, इसको देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं। ये इन्वेंशन क्या है, अरशद खान ने ये कैसे बनाई, वो उनसे जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे साथ वाज़े करना चाहूँगा कि हम ज़रूर तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में अभी शामिल नहीं हुए, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं।
तरक्की याफ्ता ममालिक भी हमारी तरफ देख लेते हैं, कई काम ऐसे हम कर जाते हैं जिसे दुनिया हैरान होकर देखती है। और ऐसे ही काम अरशद खान ने भी किया, जो कि पेशावर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद खान, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अपना तारुफ करवाइए, आपका ताल्लुक़ पेशावर में कहाँ से है और आपके जो तालीमी सिलसिला रहा वो कहाँ पे रहा, आपकी माशाल्लाह एज जो पेशावर में गुजरी वो कैसी गुजरी, थोड़ा सा पहले इस पे बात हो जाए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद खान है, मैं पेशावर कैंट का रिहायशी हूँ। इधर पेशावर कैंट में मेरी वर्कशॉप भी है और बाकी सिलसिला जो है तो ये स्टोरी का मेरा ये इन्वेंशन का, तो ये इन्वेंशन नहीं है, ये असल में ये बार बना हुआ है, इसको इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल बोलते हैं और ये बार आम लोग चलाते हैं और आम यूज़ में आते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी या इसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया या किसी वजह से भी हमारे पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी नहीं आई, ना लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। तो मेरा फिर शौक़ था कि यार मैं ये चीज़ करूं, इसलिए कि किसी ने नहीं किया। जब मैं लड़का था तो तब मैंने लोगों को देखा था वो वन व्हील साइकिल चला रहे थे, तब से मुझे शौक़ था कि यार ऐसी कोई यूनिक चीज़ मैं करूँ। बहरहाल मैं काम जो है तो ये स्पोर्ट्स गाड़ियों का मैं काम करता हूँ और जो रेलिस के जीप होते हैं तो उनका मैं काम करता हूँ। तो इस वजह से मेरा काम सारा जो है तो वो यूनिक है और ख़ास काम मैं करता हूँ, जो दूसरा नहीं करता हो तो वो काम करता हूँ। तो ऐसे मेरे शौक़ भी यही चीज़ था कि अरे ये चीज़ यूनिक है, ये इधर पाकिस्तान में नहीं है, ना इसके कोई राइडर है ना कोई बनाने वाला तो अलग वो है कि राइडर ही कोई नहीं है। तो फिर मैंने इसको ये एक प्रोजेक्ट मैंने फिर शुरू किया कि यार मैं इस पर काम करूँ और इसको मैं करूँ, तो तब मैंने ये शुरू किया और ये मैंने अभी कंप्लीट किया। अरशद खान, ये आपने जो ये चीज़ बनाई है जी ये बताइएगा, एक तो इसमें टाइम कितना लगा, फिर मैं आपसे जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जब छोटा था मैं सर्कस देखने जाता था तो वो चीज़ भी कुछ थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को वो भी बताइएगा। देखें, कोई भी चीज़ वैसे ही नहीं बन जाती, उसके पीछे एक आइडिया होता है, एक वक्त गुजरा होता है, तो वो ज़रा वो फीलिंग्स शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, बिल्कुल ज़रूर। तो ये सिलसिला तो तब से शुरू था जब मैं बच्चा था और सर्कस में गया था वालिदैन के साथ। तो उन्होंने जो मैंने देखा कि यार वो कुछ लड़कियां थी वो ये साइकिल चला रही थी ना, तो तब से मुझे शौक़ था। फिर जब लड़का था तो फिर मैंने उस पर ट्राई भी किया था, एक व्हील लेके उसको पेडल लगा के मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन उस पर वो नहीं हुआ मुझसे, उस टाइम नहीं हुआ। तो फिर 2016-2018 में मैं जब देखा कि ये चीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में आई हुई है और लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ यूनिक थी। तो मुझे इसकी फीलिंग आ रही थी कि इसका मज़ा बहुत ज़बरदस्त होगा, इसकी राइडिंग जो होगी वो बहुत यूनिक होगी। तो फिर मैंने ये प्रोजेक्ट पकड़ा और ये किया। अच्छा साहब, आप बता रहे थे कि बैरून मुल्क ये जो इन्वेंशन आपकी है ये काफ़ी वक्त से है, लेकिन इसको वो बड़े अहम मौक़ों पे और अहम चीज़ों में इस्तेमाल में भी ला रहे हैं, इसे स्पोर्ट्स का हिस्सा भी बनाया हुआ है, कुछ इस पे ज़रा रोशनी जी बिल्कुल। मैं अगर ये कहूँ कि यार इसके ये मैंने बनाया तो इसलिए कि इसके बारे में मैंने बहुत रीडिंग की है, बहुत वीडियोज़ को देखे, बहुत लोगों को देखे, फॉरेन कंट्रीज़ में जो वीडियोज़ आती है फिर उनके देखे कि जो इन पे इवेंट करते हैं, उस पे रेसेस लगाते हैं, यहाँ तक कि यार लोग उन पे ये आम लोकल डिलीवरियाँ भी करते हैं, तो ये लोग उधर इतना आम यूज़ करते हैं। तो मैंने भी कहा कि यार ये मैं ऐसी चीज़ पाकिस्तान में अपना लाऊं और अपने लोगों में ये इसका रुझान बढ़ाऊं कि हमारे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और स्पोर्ट्स कैटेगरी में डालें, इसके ग्रुप बने, इसको लोग अडॉप्ट करें और इस चीज़ नई टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट करें, इसलिए कि हम भी कर सकते हैं कि बाहर मुल्कों में जब हो सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैंने खाली मेरे शौक़ था, मैंने शौक़ पे ये काम किया और यह यहाँ तक आया। अगर ये हम प्रोफेशनली ये उठाएं और लोग भी और हुकूमत सतह पे या सूबाई सतह पे हुकूमत भी इस पर हम लोग जैसे हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट करे तो हम आगे जा सकते हैं। बिल्कुल आगे जाया जा सकता है और ये बड़ी वो कूल इन्वेंशन है, ये बड़ा एक यूनिक इन्वेंशन है। थोड़ा सा अरशद भाई ये भी हमें बताइएगा कि ये काम कैसे करता है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। हमें तो सिर्फ वीडियो में ये नज़र आया कि आप सुपरमैन की तरह खड़े हैं एक टायर पे और यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके फंक्शंस के हवाले से ज़रा इसकी जो यूनिक सिस्टम है उसके हवाले से बताइएगा। अच्छा जी, तो जैसे मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल इसको बोलते हैं, तो ये इसमें कुछ जो पार्ट्स होते हैं, इसमें एक बैटरियाँ लगी होती है, इसमें की व्हील में मोटर लगी होती है और मेन जो इसका किरदार अदा करता है तो वो सर्किट है, कंट्रोलर है, तो वो सेल्फ बैलेंस पे काम करता है। उसको आप रोबोटिक सर्किट भी बुला सकते हो, जैसे ये आम रोबोट लोग बनाते हैं ना, तो उसमें भी यही जो खुद बैलेंस करते हैं, सेल्फ बैलेंस पे ये काम करते हैं ना।
तो इसको अगर मुझे अक्सर मैं चलाता हूँ, ड्राइव करता हूँ, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि यार इसको आप चलाते कैसे हो, स्पीड कैसे देते हो, इसमें ब्रेक कैसे लगाते हो, उसको मोड़ते आप कैसे हो। तो अक्सर ये सवाल बहुत लोग मुझसे करते हैं। मेरे पास एक कैमरा है वो 360 डिग्री ना, तो अक्सर मैंने वो हाथ में पकड़ा तो लोग मुझे कहते हैं कि यार आप इससे कंट्रोल करते हो, तो इससे कंट्रोल नहीं होता, वो कैमरा होता है। तो ये सब बैलेंस पे काम करता है। जब आप इसको आगे झुकाएंगे तो ये आगे जाएगा, फ्रंट की तरफ जाएगा। आप अगर इसको पीछे की तरफ इस पर जोर डालेंगे तो ये रिवर्स होगा, यानी ब्रेक मारेगा। दाएं तरफ जैसे मोटरसाइकिल हम टेल करते हैं तो एक तरफ वो दाएं तरफ बाएं तरफ, तो वो उसी तरफ ये इसकी कटिंग भी होती है। और बाकी मुझे ख़ासकर इसमें जो चीज़ लगी है कि इसकी राइडिंग की फीलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ। मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों की राइडिंग की है, कार, जीप, बाइक, मुख्तलिफ़ चीज़ों की राइडिंग मैंने की है, लेकिन इसकी राइडिंग का जो मैं आपको नहीं अभी बता सकता हूँ कि इसकी फ़ीलिंग कैसी होती है। जैसे आप हवा में जा रहे हो ऐसी फीलिंग आती है। तो लोग अक्सर मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग प्यार करते हैं और इसको सराहते हैं कि यार सर आपने ये चीज़ जो बनाई है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। लोगों मुझे देखे उनको भी बड़ा मज़ा आता है। तो हर कोई करना चाहता है कि यार हम भी ये चीज़ करें, हम ये चीज़ चलाएँ, कि यार इसको फील करें। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो अरशद भाई आप इसको मुस्तकबिल में थोड़ा सा मॉडिफाई करने का भी मूड रखते हैं, क्योंकि आपका जो सिस्टम मैं देख रहा हूँ वो यूनिक इसलिए भी है कि आप गाड़ियों को मॉडिफाई करते हैं और स्पोर्ट्स कार्स को। तो ये मामूली बात नहीं है। तो मुझे यकीन है कि आप इसको भी मॉडिफाई करने के चक्कर में ज़रूर होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैंने एक ट्राई बेस पे बनाया था, एक ट्रायल वर्जन मैंने बनाया था। मैंने इसके लिए जो इसका कंट्रोलर होता है वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। बाकी ये जो इसमें बैटरी लगती है या इसकी व्हील में जो मोटर है, तो वो सारा ये लाहौर में मिल जाते हैं, या आम स्कूटी और चीज़ों में ये चीज़ें इसकी आम मिल जाती है, बैटरी और मोटर। खाली मेन जो इसका कंट्रोलर है तो वो मैंने बाहर ऑनलाइन वो किया था। तो मैंने तो अपने शौक़ से ये किया था। तो बहरहाल लोगों का बहुत अच्छा वो आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है जी। तो मैं अभी इसको अपग्रेड करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, और मेरा इरादा है कि यार मैं इसको अपग्रेड करूँ कि जो बाहर मुल्कों में फॉरेन कंट्रीज़ में जो 7-8 हज़ार डॉलर की मिलती है, तो मैं उस कैटेगरी के इसमें बनाऊं कि उसमें सस्पेंशन लगे होते हैं, उसमें स्मार्ट BMS लगे होते हैं, उसके कंट्रोल के जितने भी फ़ीचर हैं वो आपको मोबाइल में सारे फ़ीचर आते हैं। अच्छा, उनकी इसके जो मैंने जो बनाया तो इसका स्पीड जो है तो वो तकरीबन 25 से लेकर 30 तक ये पर घंटा स्पीड है इसकी, और एक चार्ज में ये तकरीबन 30 किलोमीटर चली जाती है। अभी दूसरे अटैम्प्ट में मैं जो बनाऊँगा, दूसरा जो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह, तो वो तकरीबन 50-60 किलोमीटर तक उसकी वो एक चार्ज पे चलेगा, और 50-60 तक उसकी तकरीबन स्पीड भी होगी। जी। ये तमाम तर चीज़ें और ये तमाम तर जो बातें अरशद ख़ान से हुई, ये वाज़े करती हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। इंसान, अल्लाह पाक कुरान में फ़रमाता है कि मैंने कोई भी चीज़ बेमकसद बेमानी नहीं पैदा की, और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि अल्लाह पाक बिल्कुल दुरुस्त फरमाता है कि इंसान जो है वो मखलूक़ात में सबसे अशरफ है। शऊर दिया गया इंसान को, उसको अक्ल दी गई, और ये वो चीज़ें हैं जो वाज़े करती हैं कि शऊर भी है, अक्ल भी है, सिर्फ मौका मिलने की देर है। हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ की कमी पाई जाती है, और वो है मौका, यानी वो रास्ता, वो तरीका, वो सहूलत जो कि हुकूमतों की तरफ से मिलनी चाहिए, जो कि ज़िम्मेदारान की तरफ से मिलनी चाहिए, वो मिले। तो अरशद भाई और अरशद भाई जैसे लोग जो हैं वो यकीनी तौर पर सिर्फ अपने शहर, इलाके और कस्बे और सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का नाम दुनिया में रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। ये सलाहियत मौजूद है पाकिस्तान में। आपको पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, लाहौर में, बलूचिस्तान में, जिस सूबे की भी आप बात करें, जिक्र करें, वहाँ पे अरशद भाई जैसे लोग मौजूद हैं जो हमारा फ़ख्र हैं यकीनी तौर पे। ये जो इन्वेंशन है ये इस वक्त बड़ी मकबूल है, और आने वाले दिनों में इसमें जब अपग्रेड करेंगे इसको अरशद भाई, तो वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे, और उसे भी यकीनी तौर पे लोग बहुत पसंद करेंगे। जी।